सुनसान रात को वो तेज कदमों से बढ़ा जा रहा था। उसके पीछे 3-4 लोग पड़े हुए थे। वो अंधेरे में उस पर गोलियां चला रहे थे। वो बचता बचाता चला जा रहा था। वो उनसे कुछ दूर निकल आया था। अचानक सामने एक गली आ गई। यहाँ थोड़ी चहल पहल थी। उसने सोचा वो लोग उसे यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे। वो लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। वो लोग अब भी उसके पीछे थे। उसे उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसको 3 गोलियां लगी थी, पर उसके कालो कपड़ों के कारण खून नजर नहीं आ रहा था। लोग उसे शराबी समझकर पहले ही साइड पर हो जाते। उसके कान पीछे से आते कदमों की आहट सुनने पर लगे हुए थे। आगे एक मोड़ आया, वो मुड़ गया। उस मोड़ के साथ ही चौराहा था। उसके जूतों पर खून से भीगे थे। उसे पता था कि वो लोग खून के निशानों का पीछा करते उस तक पहुंच जाएंगे। तो वो पहले एक रास्ते चला गया। फिर उसने जूते खोलकर पास पड़े कूड़ेदान में डाल दिए और दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो आगे चला जा रहा था। उसकी हिम्मत दम तोड़ गई थी। उसके लिए और चल पाना बहुत मुश्किल था। वो दीवार को पकड़कर चलने लगा। वो एक दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे पर बोर्ड लगा था। उसने बुझती आंखों से बोर्ड पढ़ा, डॉक्टर शेर सिंह गिल। उसने दरवाज़ा खड़काया। दरवाज़ा किसी लड़की ने खोला। दरवाज़ा खुलते ही वो उस लड़की पर गिर गया। लड़की ने आवाज़ लगाई, पापा जल्दी आइए, कोई है। अंदर से एक 50 साल के सरदार जी आए। उनके साथ 2 लड़के थे। वो उसे उठाकर अंदर ले गए। लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया। उनकी बेटी और वो दोनों लड़के उनकी हेल्प कर रहे थे। इलाज के बाद डॉक्टर ने उन 2 लड़कों से कहा, देखो बाहर किसी को इसके बारे में पता न चले। जिसने इस लड़के को गोलियां मारी है वो फिर आ सकते हैं। रमेश, इस लड़के की स्पॉन्जिंग बात कराकर कपड़े चेंज कर देना। मेरा सूट पड़ा होगा अंदर, वो पहना देना। फिर बेटी की तरफ देखकर बोले, इसका बीपी शुगर वगैरह टाइम पर चेक करते रहना। कर लोगी ना? पापा कर लूँगी। वैसे भी मैंने रात भर पढ़ना है बैठकर, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे देखती रहूँगी। पर पापा जी, इस तरह इसकी गोलियां निकालना गैर कानूनी नहीं है क्या? अगर ये कोई गुंडा बदमाश हुआ तो? बेटे, जिंदगी में डरना बस एक उस रब से चाहिए। बाकी बंदों से वो डरे जो कमज़ोर हो। मैंने जब डॉक्टरी की थी तो मरीजों की जान बचाने की कसम खाई थी। ये मेरा मरीज है, फिर ये कोई भी हो, चाहे हीरो हो या विलेन, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तेरे लिए भी सबक है। तू डॉक्टर जान बचाने के लिए बनना, पैसा कमाने या कानून की हेल्प करने के लिए नहीं। जो सुकून किसी की जान बचाने से मिलता है वो सुकून पैसे नहीं देते। अब अगर हम वेट करते कि पुलिस आती या इसके घर का कोई आता फीस भरता, तब तक ये मर जाता बेटा। उससे अच्छा है न कि ये बच गया। अब ये पैसे दे या न दे उसकी मर्जी। वैसे भी रब ने हमें बहुत दिया है, डॉक्टर गिल बोले। पापा जी, आप ग्रेट हो। मैंने आपको देखकर ही तो डॉक्टर बनने का सपना देखा। अब ये लास्ट ईयर हो गया तो मैं भी डॉक्टर हो जाऊंगी, झलक बोली। रमेश, हो गया? वाह क्या बात है, क्या शानदार लड़का निकल आया। इसके पैक तो मैंने गोली निकालते वक्त ही देख लिए थे। चेहरा तो देखो, किसी हीरो से कम नहीं है, डॉक्टर गिल बोले। झलक भी पास आकर देखने लगी। वो देखती ही रह गई। उसने मन में सोचा, सच में हैंडसम है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसा। वाकई क्या बॉडी है। डॉक्टर ने उसे देखा तो बोले, झलक तू जा अंदर, जाकर सो जा, इसे मैं देख लूँगा। तू तो अभी से इसे ऐसे देख रही है जैसे कोई सा लड़का ही न देखा हो। पापा जी, आपने ही तो कहा कि आकर देख ले, और मैं आपकी बेटी हूँ। लड़की से पहले एक डॉक्टर हूँ और लड़का होने से पहले ये मेरा पेशेंट है। हैंडसम हो या ना हो, मुझे क्या, झलक बोली। हाँ, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, डॉक्टर गिल ने उसकी पीठ पर थौपी मारते हुए कहा। फिर वो दोनों लड़के डॉक्टर से कहकर घर चले गए। डॉक्टर भी उसे झलक के सहारे छोड़कर अपने कमरे में चले गए। झलक ने उसकी नब्ज देखी, ठीक चल रही थी। उसने एक बार फिर उसका चेहरा देखा। गोरा रंग, माथे पर घने बाल, लंबाई शायद 6.5 तो होगी। झलक देखते हुए सोच रही थी, पता नहीं ये कौन है, पर सच में ये दिल में घुसता जा रहा है, दिल चोर कहीं का। आधी रात का वक्त था। झलक बैठकर पढ़ रही थी। उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर उसने देखने गई। वो हिल रहा था। झलक ने उसे पकड़कर कहा, हिलो मत, तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। पानी पानी पीना है, वो दवा के नशे में धीरे धीरे बोला। झलक ने उसे चम्मच से पानी पिलाया। फिर उससे पूछा, और चाहिए? अब दर्द कैसा है?
उसने कपड़े से उसका मुंह भी साफ कर दिया। मैं ठीक हूँ, थोड़ा और पानी दे दो। उसने धीरे धीरे से आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, हल्की सी रोशनी थी। उसे झलक की हल्की सी झलक ही दिखी। उसके चेहरे पर झलक ने फ़ोन की लाइट मारी। उसने अपनी आंख पर हाथ रख लिया। आह! पर उसकी बाँह पर गोली का जख्म था तो उसे दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। झलक ने फ़ोन साइड पर रखकर उसकी बाँह पकड़ी और प्यार से नीचे की ओर रखती हुई बोली, मैंने कहा था ना कि हिलो मत। अब हो गई ना दिक्कत? अच्छा ऐसा करो, अब सोने की कोशिश करो। उसने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसे थपथपाने लगी। वो लोरी गा रही थी और वो उसकी आवाज़ सुन रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो इतनी खूबसूरत आवाज़ वाले की सूरत भी देखे, पर दवा ने अपना असर दिखाया और वो दोबारा सो गया। झलक अगली सुबह 5 बजे की बस से पीजीआई चंडीगढ़ आ गई। डॉक्टर्स हॉस्टल में अपना सामान रख कर काम के लिए चल दी। उसे जो भी मिलता वो सबको हाय हेलो करके भागती हुई अपनी ड्यूटी वाले बच्चों के वार्ड में पहुंच गई। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। वो पहले बेड के पास गई और पूछा, हाँ जी चिक्कू बच्चा कैसा है? डॉक्टर दीदी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं चल भी सकता हूँ। लड़का चलकर दिखाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब गिर मत जाना, यहाँ आराम से बैठो, अभी बड़े डॉक्टर अंकल आने वाले हैं। उसने उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया। फिर दूसरे बेड वाले बच्चे से पूछा, अब बुखार कैसा है पिंकी? ठीक है डॉक्टर दीदी, बस सर दर्द है। कोई बात नहीं, खाना खा लेना, नर्स आंटी दवा दे देंगी। उसके सर पर हाथ फेरकर वो आगे बढ़ गई। इसी तरह वो सब बच्चों से मिली। उसके वार्ड में कुल 4 कमरे थे, हर कमरे में 6 बच्चे थे। उसके यूनिट के 2 कमरे थे, वो दोनों कमरों में हर बच्चों से ऐसे ही बात करती थी। सारे बच्चे उसे डॉक्टर दीदी कहते थे। वो राउंड लगा कर आई तो सीनियर डॉक्टर आ गए। 4 डॉक्टर थे। झलक उन्हें एक एक करके सारे बच्चों के पास ले जाकर उन्हें उनकी लेटेस्ट हालत के बारे में बताती। फिर वो जो भी दवा बताते वापस आकर उनकी फाइल्स में लिखती और नर्स को बताती। फिर आकर वो अपना पढ़ने लगी। इधर गिल निवास में सुबह 11 बजे उस लड़के को होश आया। रमेश ने डॉक्टर को आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब ये उठ गया। डॉक्टर अंदर से भागे आए। तुम उठ गए? हेलो, मैं डॉक्टर शेरगिल हूँ। तुम रात हमारे घर आकर गिर गए थे, तुम्हें गोलियां लगी हुई थी, मैंने निकाल दी है। अब कैसा लग रहा है? जी बाह में दर्द है। उसने बाह की तरफ इशारा किया। वो इसलिए कि इस बाह में 2 गोलियां लगी हुई थी और एक गोली यहाँ पेट में लगी थी। दर्द के लिए दवा दे देते हैं। आप ऐसा कीजिए, पहले कुछ खा लो। रमेश किचन से खिचड़ी गर्म करके लाओ। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी जान बचाई। मैंने बोर्ड देखकर ही दरवाज़ा खटखटाया था। पता नहीं मेरे दिल ने कहा था कि आप मुझे बचा लेंगे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? ओह मेरा नाम अगम अग्निहोत्री है। मैं पंचकुला में रहता हूँ। हमारे कई होटल हैं, यहाँ पर भी होटल खोलने की सोच रहे थे। उसी के लिए जगह देखने आया था। कोई बिजनेस राइवल जान गया होगा, इसलिए मुझ पर हमला करा दिया। चलो कम से कम तुम खुद कोई गैंगस्टर नहीं हो। मुझे पहले ही लग रहा था कि किसी अच्छे घर के लड़के हो। डॉक्टर बोले, सर फ़ोन मिलेगा क्या? मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। मेरे लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, उन्हें फ़ोन कर दूं? देखो बेटा, फ़ोन तो कर लो, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो घर पर फ़ोन करो। यहाँ फ़ोन करोगे तो कहीं वो लोगों को फिर पता न लग जाए, या कोई भरोसे वाला बंदा है तो उसे करना। कहकर उन्होंने उसका फ़ोन उसे दे दिया और बोले, ये लो तुम्हारा फ़ोन चार्ज कर दिया था। अगम ने उन्हें थैंक यू कहकर फ़ोन मिलाया। हेलो दीवान अंकल, बेटा कहाँ रह गए तुम? मैं तो ढूंढकर तुम्हें परेशान हो गया। अंकल कुछ लोगों ने मुझ पर गोलियां चला दी थी। मैं आपको एड्रेस सेंड करूंगा, आप बिना किसी को बताए आना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यहीं पर हैं जिसने मेरे बारे में उन लोगों को बताया है। अगम बोला, ठीक है एड्रेस भेजो, मैं आता हूँ। तुम और किसी बात की चिंता न करो, दीवान बोले। डॉक्टर मैंने बात कर ली है, वो कुछ देर में आ जाएंगे। आपसे एक बात पूछूं? रात में यहाँ एक लड़की मेरी केयर कर रही थी, वो कहाँ है? अगम ने पूछा। लड़की? यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, मैं हूँ और ये मेरे 2 हेल्पर हैं, और रात भर आपकी देखभाल रमेश ने की है। आप चाहो तो उससे पूछ लो, आपको वहम हुआ होगा, क्योंकि अक्सर दवा के नशे में हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता है। हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी देखते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। डॉक्टर ने जानबूझकर झूठ बोली। वो नहीं चाहता था कि वो उनकी बेटी को जाने। इतने अमीर आदमी से झलक को दूर रखना चाहते थे। उन्होंने बाहर उसने रमेश और लंबू को समझाया कि उसे वही बताना।
डॉक्टर के जाने के बाद अगम सोच रहा था कि इतना रियल वहम भी कभी होता है क्या। इतनी खूबसूरत लड़की थी, मैंने बस होठ ही देखे थे, काश की मुँह भी देख लेता। उसकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही है, उसका दुपट्टा मेरे मुंह को छुआ था, उसकी खुशबू अब भी मुझे महका रही है। पर इन्हें झूठ बोलकर क्या मिलेगा, शायद मेरा सपना ही होगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को मिलाया। दूसरी तरफ फ़ोन उठते ही बोला, कभी फ़ोन करके मेरा हाल चाल भी पूछ लिया करो। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे अच्छा डॉक्टर मिल गए, वरना मेरे मरने की खबर आज के अखबार की सुर्खियां होती और तुम मेरी तस्वीर पर हाथ डालकर रो पीट रहे होते। अगम ने अपने दोस्त विराज को फ़ोन किया। विराज ने अगम की बात सुनते ही हैरानी से पूछा, क्या हुआ, कहाँ है तू, किस हॉस्पिटल में है तू? मैं शिमला में हूँ, किसी लोकल क्लिनिक में। कल किसी ने मुझ पर हमला कर दिया, 3 गोलियां लगी। गनीमत समझो कि मैं बेहोश भी हुआ तो क्लिनिक के दरवाजे पर। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सरदार जी हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बच गया मैं। अगम बोला, शुक्र है तू बच गया। अच्छा जी, एक तो डॉक्टर है, उस पर सरदार जी है, तो तुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे एड्रेस भेज, मैं आता हूँ, विराज बोला। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तू कहाँ इतनी दूर से आएगा, मैं खुद ही वापस आ जाऊँगा। दीवान अंकल आ रहे हैं, उनके साथ सीधे तेरे पास ही आऊँगा। यार एक बात बताऊँ, मुझे बेहोशी में एक लड़की दिखी, अंधेरे में फ़ोन की लाइट में उसके होठ ही देख पाया, सूट पहने थी वो। मुझे पानी देने मुड़ी तो उसका दुपट्टा मेरे मुंह को छू कर गुजरा। उसकी खुशबू आज भी मेरी सांसों में बसी है। उसकी लंबी काली चोटी थी, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अगम आंखें बंद करके दोबारा वही सब महसूस करते हुए उसे बता रहा था। सच्ची, इस खो ही गया मेरे यार को। नाम क्या है उसका, विराज बोला। नाम? यार मैंने यहाँ पूछा तो कहते हैं कि यहाँ कोई लड़की है ही नहीं। मैंने नोटिस भी किया कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि बेहोशी की हालत में मैंने कोई सपना देखा होगा और उसे हकीकत मान रहा हूँ। हो सकता है सपना हो, पर सच में वो सच लग रहा है यार। उसने पानी भी पिलाया था, अगम बोला। चलो सपना ही सही, तुझे प्यार तो हुआ। अब ये तो पक्का हो गया कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं, विराज हंसते हुए बोला। कमीने, मैंने कब कहा था कि मुझे लड़के पसंद है? मेरी ओरिएंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट है, तुम तो फिजूल में मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, अगम बोला। अरे यार, मैंने 9th स्टैंडर्ड से गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर दिया था, गिनती भी नहीं कर सकता कि अब तक कितनी बना चुका हूँ। और तू 25 साल का हो गया, तूने कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं, बात करना तो दूर, इसलिए ऐसा कहा। चलो सपना ही सही, पर खुशी है कि तुझे कोई लड़की पसंद तो आई, चाहे सपने में ही सही। अच्छा, अब तू जल्दी ठीक हो जाएगा, विराज ने छेड़ते हुए कहा। कुछ देर बाद वहां 2 कारें और एक एम्बुलेंस आकर रुकी। रमेश ने उसे बताया कि कोई मिस्टर दीवान आए हैं। अगम ने कहा, हाँ मैंने ही उन्हें बुलाया है। फिर डॉक्टर उन दोनों को अंदर ले आया। अगम ने कहा, दीवान अंकल चेक बुक दीजिए। मिस्टर दीवान एक 50-55 साल के आदमी थे। उसने काला का पैंट पहन रखा था। वो बोला, ये लो सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ अंकल, कहकर अगम ने 1 लाख का चेक काट कर डॉक्टर गिल को दे दिया। डॉक्टर ने चेक देखते ही वापस करते हुए बोले, मिस्टर अगम, ये बहुत ज़्यादा है, कुल मिलाकर 40,000 का ही बिल बना है। 40,000 दे दो, मैं इतने फालतू लेकर क्या करूँगा? डॉक्टर गिल, आप कितने लोगों का इलाज फ्री में करते हो? ये पैसा मेरी तरफ से उन लोगों की फीस समझ लीजिए। मेरे पास इतना है तो मैं दे सकता हूँ, जो नहीं दे सकता उसकी दवा दे दीजिएगा, अगम बोला। डॉक्टर साहब, ये ठीक कह रहे हैं, अपने पास पहले ही दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और कई सर्जिकल सामान भी लेने आना है। इसमें तो वो मशीन भी आ जाएगी, वही ब्लड टेस्ट वाली, फिर पेशेंट को दूर टेस्ट कराने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर अगम, अगर आप और रमेश कहते हैं तो ऐसा करते हैं, मैं 40,000 ही ले लेता हूँ। आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे जाइए, जब मैं सामान खरीदूंगा तो आपको फ़ोन कर दूंगा, बिल आप पे कर दीजिएगा, डॉक्टर गिल बोले। जैसा आप ठीक समझे, अगम बोला। उसने अपना और दीवान का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दिया और बोला, डॉक्टर ये दीवान अंकल है, ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर मिस्टर दीवान को कहा, अंकल ये आपकी ड्यूटी है, आप इनकी सामान की पेमेंट कर दीजिएगा, वैसे भी इतनी चैरिटी करते हैं, एक और सही। थैंक यू बेटा, डॉक्टर बोले। अच्छा दोस्तों, थैंक यू, चलता हूँ, अगम बोला। मिस्टर दीवान ने उसे एम्बुलेंस में लिटाया और अपने साथ ले चले। वो बिना कहीं रुके पीजीआई चंडीगढ़ पहुँचे उसे लेकर।
उसके पापा पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। विराज वहाँ पर सीनियर डॉक्टर था। विराज ने पहले ही उसको बेड का इंतज़ाम कर दिया था। विराज ने उसका सारा चेकअप किया, फिर बोला, बहुत ही बढ़िया ढंग से सर्जरी की है तेरी, बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए डॉक्टर लगते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम शेर सिंह गिल है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अगम बोला। क्या? शेर सिंह गिल शिमला? माय गॉड, वो तो जीनियस है। जानते हो, वो कई साल अमेरिका के टॉप के हॉस्पिटल में काम करके आए हैं, यहाँ भी प्रोफेसर रहे हैं। यहाँ उन्हें अच्छी पोस्ट मिल रही थी पर वो चले गए। कहते हैं कि अपनी मर्जी का काम करेंगे। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक हो जाओ फिर मिलने चलेंगे, विराज बोला। इधर बच्चों के वार्ड में झलक अपनी ड्यूटी करके वापस जा रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसकी फ्रेंड विभा का था। उसने फ़ोन उठाया और बोली, हाँ जी मैडम, क्या हाल है? तू वापस आ गई? मुझे रिपोर्ट नहीं करना था। अब कहाँ है? विभा उसकी रूममेट थी। मैं हॉस्टल ही जा रही थी। अच्छा चलो जी, आपकी हाज़िरी भरने आ रही हूँ, झलक मुस्कुरा कर बोली। वो उसी वक्त सर्जरी वार्ड की तरफ चल दी। वो मज़े से चली जा रही थी। विभा की आजकल सर्जरी वार्ड में ड्यूटी थी। वो जैसे ही वीआईपी रूम के पास से गुजरी तो विराज की नज़र उस पर पड़ गई। विराज तो था ही एक नंबर का फ्लर्ट। वो भला इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे छोड़ सकता था? उसने आवाज़ लगाई, डॉक्टर झलक यहाँ कैसे आई? अपना नाम सुनकर वो रूम में आई और विराज से बोली, गुड इवनिंग सीनियर डॉक्टर विराज। गुड इवनिंग भाई, आज ये चांदनी दिन में यहाँ कैसे? उसने अपने स्टाइल में कहा। क्या करें, आजकल रात की ड्यूटी नहीं लगती सो दिन में निकलना पड़ता है। दोनों हंसने लगे। अगम उनकी तरफ पीट करके लेटा था, पर जैसे ही उसने झलक की आवाज़ सुनी वो एकदम से पलटा। आह! उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने जल्दबाजी में अपनी बाँह हिला ली थी। वो झलक को देखता ही रह गया। वैसे ही लंबी छोटी, वैसा ही नेक दुपट्टा और वैसी ही खुशबू। क्या ये भी सपना है? विराज ने अगम से पूछा। क्या हुआ अगम? पर वो झलक को देखने में खो गया और झलक भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी कि ये यहाँ कैसे? झलक ने खुद को संभाला और अपना हाव भाव बदले। उसने अगम से नज़रें हटाकर विराज की तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर विराज, ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड है अगम। ये बहुत इससे पहले कि विराज बताता कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगम बीच में ही बोल पड़ा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई हूँ। और आपको मुझसे क्या लेना है? डॉक्टर विराज, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि यहाँ क्यों है, इन्हें प्रॉब्लम क्या है? ओह, एक्चुअली एक्सीडेंट केस है। विराज भी किसी को बताना नहीं चाहता था कि इसको गोली लगी है, वरना पुलिस केस हो जाता। जिसने इलाज किया वो भी फंस सकता था, पर उसे ये नहीं था कि खुद झलक ने ही इसका इलाज किया है। अच्छा डॉक्टर, मैं चलती हूँ, विभा मेरी वेट कर रही थी, कहकर वो अगम की तरफ देखे बिना ही चल दी। अगम की नज़र एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। उसे लग रहा था कि यही वो लड़की है जो मेरे सपने में आई थी। होठ बिल्कुल वैसे ही हैं और लंबी चोटी भी वैसी ही है, पर यह सपने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वो लेटा हुआ अभी दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से वो अभी निकली थी। विराज ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ घुमाया, मानो उसकी नज़र को काट रहा हो, पर वो उसी तरह दरवाजे को देखते रहा। विराज ने उसके कंधे को हिलाया और बोला, अगम क्या हो गया? यार ये। उसने देखा कि वहाँ झलक है ही नहीं। वो फिर बोला, वो लड़की कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। विराज मन में ही बोला, इसे क्या हो गया? फिर उसने अगम से कहा, अगम ये क्या है? तुम ठीक तो हो? कहीं तुमको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? इतने सालों तक लड़कियों से दूर रहने के कारण अब तुम्हें सपने भी लड़कियों के आने लगे, और कोई लड़की तुम्हारे सामने आई तो तुम उसे इस तरह देख रहे हो मानो नज़रों से ही खा जाओगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तुझे। मैं यूं उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि ये लड़की उसी लड़की जैसी है जो मैंने सपने में देखी थी। वैसी ही सुंदर, वही खुशबू, वही लंबी चोटी और वैसा ही दुपट्टा। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरे सपनों में से निकल कर आई हो। अगम बोला, अच्छा चल मान लेता हूँ, फिर तूने उसे अपनी असलियत क्यों नहीं बताई? बता देते तो अभी तेरी दीवानी हो जाती। अक्सर लड़कियों को अमीर लड़के पसंद आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर वो मुझे पसंद करे तो मुझे देखकर, मेरे पैसे को देखकर नहीं। वैसे ये कौन है? अगम बोला, डॉक्टर है, मेरी जूनियर है, ये इसी 4th ईयर में है, इंटेलिजेंट है। फिलहाल इसकी ड्यूटी बच्चों के वार्ड में है। वो जो मेरे ग्रुप में डॉक्टर विभा है ना, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे मिलने आई होगी। विराज ने एक ही सांस में सब बता दिया। थोड़ी कड़क सी लगती है, तेरे साथ तो ठीक बात करती है, मैंने जरा सा नाम पूछ लिया तो चिढ़ गई। अगम बोला,
यार ये ऐसी ही है, फर्स्ट ईयर में किसी ने इसे प्रपोज कर दिया, इसने इसको ऐसा सबक सिखाया कि बाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे छोड़ने की। शेरनी है ये हमारे कॉलेज की, सबको पता है कि अगर इसे कुछ कहा तो ये क्या हाल करेगी, विराज ने बताया। मतलब इसका बॉयफ्रेंड नहीं है? मैं ट्राई करूं? अगम ने पूछा। जनाब जो भी करना है यहाँ से बाहर करना, वरना तेरे साथ मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, विराज बोला। अरे यार दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकते, अगम ने मासूमियत से कहा। दोस्त तो हूँ, पर तूने सुना होगा हर एक दोस्त कमीना होता है, बस मैं भी कमीना हूँ। सुख में साथ हूँ पर मार खाने में मैं दूर ही ठीक हूँ। मतलब पार्टी वार्टी करनी हो तो मुझे बुला लेना, पर इस चक्कर से दूर ही रख, विराज बोला। ठीक है मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया, अगम ने भी गाना गाकर उसे ताना मार दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और 3 खूबसूरत 3 पीढ़ियों की औरतें अंदर आई। जो तीनों में बुजुर्ग थी वो पंजाबी में बोली, मेरा पुत्र कित्थे है? कहकर वो बेड के पास आ गई और अगम के पास आकर बोली, हाय मेरा सोना पुत्र, कमीने ने की हाल कर दिया, ओ मर जावें, ओदे कीड़े पड़े, ओदा कख न रखे। दादी टेंशन क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, अगम बोला। दादी ने उसके मुंह पर हाथ फेरा और बोली, ठीक होना ही सो, मेरे बाबा जी जो तेरे नाल सी। बेटा क्या हुआ था? हमें तो दीवान ने बताया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। और विराज तूने भी नहीं बताया, अगम की माँ बोली। सॉरी आंटी जी, असल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, इसके आते ही इसके इलाज में लग गया था, ये अब ठीक है, आप लोग चिंता न करो, विराज बोला। वीर जी वैसे हुआ क्या था, ये तो आपने बताया ही नहीं, वो लड़की बोली। ये अगम की दादी, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन परी थी। अगम ने परी को इशारा किया कि दादी के सामने कुछ न पूछा और बोला, कुछ नहीं हुआ, बस किसी ने कार को टक्कर मार दी थी, अब मैं ठीक हूँ, आप लोग यूं ही भागे आए, मैंने खुद ही आ जाना था 2 दिन में। तेरे पापा कहाँ हैं? दीवान जी कह रही थी कि वो पहले ही यहाँ थे, अगम की माँ ने पूछा। हाँ जब वो आया तो यहीं थे, फिर मुझे देखकर डॉक्टर से बात करके चुपचाप निकल गए। आपको उनका पता तो है, जब टेंस होते हैं तो किसी से बात नहीं करते, अगम ने बताया। विभा कब से झलक की वेट कर रही थी, उसने झलक के आते ही पूछा, कितनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी तू? तुम्हारे डॉक्टर विराज ने रोक लिया था, उनसे मिलकर आ रही हूँ। वो तो आईपी वार्ड में किसी के साथ थे, उनका कोई फ्रेंड था, तू मिली उससे? झलक बोली। हाँ वो तो विराज सर से भी स्मार्ट है, बेचारे के किसी ने गोलियां मार दी है, गोली मारने वाला मुझे मिल जाए तो मैं पूछूं। सालों तरस नहीं आया इतने हैंडसम बंदे को गोलियां मारते हुए, तू उससे पहले ही मिल आई, मैंने तुझे उससे मिलाने के लिए ही बुलाया था, विभा बोली। विभा एक बात बताऊं, तू प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगी? तब बताऊंगी। ऐसा क्या हो गया, इतना क्या सीक्रेट है? मैंने पहले कभी किसी को बताया है? एक तू ही तो है जिससे मैं बात करती हूँ, बता क्या बात है, विभा बोली। तुझे रात फ़ोन पर बताया था ना कि एक बंदा हमारे क्लिनिक आया था जिसको गोलियां लगी थी, ये वही है, झलक ने बताया। क्या ये वो है? मतलब वो ये है? अरे जो भी हो, इसने तुझे पहचान लिया, विभा ने पूछा। लगता नहीं है, मुझसे पूछ रहा था कि आप कौन हैं, मैंने भी कह दिया, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, झलक बोली। हाय इतने स्मार्ट लड़के को तूने ये जवाब दिया, काश कि वो मुझे पूछता, मैं तो उससे अपना नाम, अपना एड्रेस, यहाँ तक कि अपना फ़ोन नंबर भी दे देती, विभा बोली। इसलिए तुझसे कोई नहीं पूछता, झलक ने मजाक किया और हंसने लगी। झलक की बात सुनकर विभा ने मुंह बनाकर कहा, ये कोई बात थोड़े ही बनती है यार, किसी को तो दिल दोगी। जनाब जब तक डॉक्टर बन नहीं जाती तब तक तो नहीं, डॉक्टर बनने के बाद जो पहला लड़का प्रपोज करेगा उसी को हाँ कर दूंगी। अरे वाह, मतलब कि अब से करीब 6 महीने बाद, विभा ने पूछा। यार हद करती हो, मैंने एमडी के बाद कहा है, एमबीबीएस तो अभी हो जाएगी, झलक बोली। हाय राम, अभी 2-3 साल और? विभा सुस्त सी होकर नीचे टेबल पर सर रखकर लेट गई। झलक बोली, अगर मेरी अटेंडेंस लग गई तो मैं चलूं? जाकर हॉस्टल में सोना है, कल सारी रात इस तुम्हारे हैंडसम बंदे ने सोने नहीं दिया। यार ऐसी बात मत किया कर, सुनने वाला कुछ और ही समझ लेगा कि बेचारी को उस हैंडसम ने सारी रात जगा कर रखा। विभा ने उसे आंख और कोहनी मारते हुए बोला। आप अपनी सोच अपने तक रखिए, लोगों के दिमाग में आपकी तरह गंद नहीं भरा है। अच्छा तू 8 बजे आएगी, चल ठीक है, डिनर साथ में ही करेंगे, कहकर वो चल दी। वो बाहर कॉरिडोर में आई तो सामने से आती एक लड़की ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, यहाँ कैंटीन किस साइड है?
ओह, वो सामने से लिफ्ट ले लीजिएगा, नीचे सेकंड फ्लोर पर है, मेरे साथ चलिए, मैं वहीं जा रही हूँ। वो उसके साथ चल दी। आप इसी वार्ड की डॉक्टर हैं? परी ने पूछा। नहीं, मेरी ड्यूटी बच्चा वार्ड में है। दिन की ड्यूटी थी सो वापस जा रही थी। यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। और आप? झलक बोली। जी, मैं परिणीति, प्यार से सभी मुझे परी कहते हैं। यहाँ मेरे भैया एडमिट हैं, मैं उन्हें मिलने आई थी। मेरी दादी और मम्मी भी आई हैं। वो आपका नाम? परी ने बोली। माई सेल्फ डॉक्टर झलक। ये लो, हम कैंटीन में आ गए, आप ले लीजिए, झलक ने कहा। झलक ने देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया था। उसने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? जी, एक्चुअली मुझे भीड़ में घबराहट होती है। यहाँ तो कितनी भीड़ है, उस पर मुझे अकेले जाना होगा, परी बोली। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, डॉक्टर्स कैंटीन से ले लो। झलक उसे डॉक्टर्स कैंटीन में ले गई और उसे जो लेना था दिलवा दिया। फिर वो बाहर आने लगी तो उसने परी को समझाया, देखो, भीड़ और अकेलेपन का डर साइकोलॉजिकल है। आप अपने मन में सोच लेती हैं कि मैं भीड़ में हूँ, अब मुझे घबराहट होगी, तो आपको वैसा ही फील होने लगता है। लेकिन माइंड को सेट कर लो कि कोई बात नहीं, भीड़ ही तो है, मेरे जैसे लोग हैं, कुछ तो नहीं होगा। आप यहीं रुकेंगी? मैं ट्राई करके आती हूँ। वो सामान झलक को पकड़ा कर आंखें बंद करके थोड़ी देर खड़ी रही, फिर कैंटीन में चली गई और इस बार मिल्क ड्रिंक खुद ही ले आई। वो बहुत खुश थी और बोली, थैंक यू डॉक्टर झलक, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे भीड़ का पता ही नहीं चला। क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकती हूँ? झलक ने बिना समय गंवाए उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। परी सामान लेकर जब अंदर आई तो सब देखकर हैरान रह गए कि ये कैसे भीड़ वाली जगह से सामान ले आई। इन्होंने जानबूझकर उसे भेजा था ताकि ये कुछ बोल्ड हो। ये लो भीड़ जी, मैं इतना सब ले आई। दादी, ये आपके लिए स्पेशल मिल्क ड्रिंक। वो दादी को ड्रिंक पकड़ाते हुए बोली। परी, तुझे डर नहीं लगा? विराज ने पूछा। नहीं, मुझे किसी ने समझाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा वहम होता है। मैंने वैसा ही किया जैसे उन्होंने कहा था, तो मैं भीड़ में चली गई, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। परी बिना रुके बोलती चली गई। वाह, ऐसा तुझे कौन मिल गया यहाँ? अगम ने पूछा। विराज बीर जी, वो आपके हॉस्पिटल की ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर झलक। वो मुझे बाहर मिल गई थी, बहुत ही अच्छी हैं और कितनी सुंदर भी। विराज बीर जी, ऐसी बोटी चाहिए आपके लिए? ऐसी ही टूटी फूटी लड़कियां लिए घूमते रहते हो? परी बोली। कौन है वो भाई, हमें भी तो पता चले, हमारी परी ने विराज के लिए किसे चुना है? अगम बोला। वही डॉक्टर झलक। अरे यार, जो मुझे मिलने सुबह कमरे में आई थी यार, सपना। विराज उसे इशारा करके बोला। यार, मुझे झलक का नहीं पता, तूने बीच में ये सपना घुसेड़ दिया, अगम बोला। यार, मैं सपना किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, बल्कि सपने जो रात को आते हैं, मुझे आते हैं, तुझे आते हैं, वो सपना, विराज ने कहकर अगम को आंख मारी। अब वो दादी और मम्मी के सामने सीधा तो बोल नहीं सकता था, सो घुमाकर बात कर रहा था। अच्छा, वो सपना, ओके, डॉक्टर झलक। तब जाकर उसे समझ आया। अगम सोचने लगा, सच में झलक कितना प्यारा नाम है। फिर कुछ देर रुकने के बाद दादी और मम्मी वापस चली गई। परी भाई के पास ही रुक गई। विराज बाकी के पेशेंट देखने चला गया। अगम का फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था तो परी उसे अपना फ़ोन देते हुए बोली, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, आपने गेम खेलनी है तो खेल लो, ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वो सामने पड़े सोफे पर लेट गई। हॉस्पिटल से हॉस्टल आने में 15 मिनट लगते थे। झलक जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्टल आते ही वो हाथ मुंह धोकर चद्दर झाड़कर बेड पर लेट गई। फिर उसे परी का ख्याल आया, पता नहीं वो कमरे में पहुंच भी गई कि नहीं। ये सोचकर उसने परी को फ़ोन लगाया। अगम गेम खेल रहा था कि फ़ोन बजने लगा। उसने परी की तरफ देखा, वो सो गई थी। उसने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो परी। हेलो जी, मैं परी का भाई हूँ, वो सो गई है, कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूँगा, अगम बोला। हेलो जी, मैं डॉक्टर झलक हूँ, मैं परी से मिली थी, बस मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि वो रूम में पहुंच भी गई या नहीं, मुझे उसके लिए चिंता हो रही थी। और आपकी तबीयत ठीक है? झलक बोली। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू परी की हेल्प करने के लिए। वो बता रही थी कि आपने उसे भीड़ में जाने के लिए कैसे मनाया। हम भी जानबूझकर उसे भेजते हैं ताकि वो इस डर से बाहर निकल सके। आज आपने उसे कुछ हद तक तो ठीक कर दिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप दोबारा देख लीजिएगा। अगम उससे बात करना चाहता था पर उसका नाम सुनते ही उसका दिल धड़कने लगा। सांसें तेज हो गई। वो अपनी आवाज़ को कांपने से रोक रहा था। ओ ज़रूर, मैं उससे बात करूँगी, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, टेक केयर कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया।
झलक को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये अगम होगा। झलक ने फ़ोन बंद कर दिया था, पर अगम बहुत देर फ़ोन को हाथ में लेकर देखता रहा। फिर वो गेम खेलने लगा, पर अब उसका ध्यान गेम में नहीं था, वो झलक के बारे में सोच रहा था। जब मैंने उसे देखा नहीं था तो वो मुझे सपने में कैसे दिखी, फिर दिखी तो दिखी, वो सपने से निकलकर सामने भी आ गई। ये सब दवाइयों का असर तो नहीं है? वो खुद ही परेशान हो रहा था। क्या हो सकता है? क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा? मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था, पर झलक की याद आते ही शांत हो गया। अगर मैं झलक के लिए पागल भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, झलक तुम्हें तो अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। हॉस्टल में झलक आराम से लेट गई थी। उसने एक बार अगम के बारे में सोचा, क्या उसके जख्म भर गए होंगे? विभा से पूछ लूँगी। अरे मैंने पापा जी को तो फ़ोन किया ही नहीं। उसने उसी वक्त फ़ोन उठाकर मिलाया। हेलो पापा जी। हाँ जी, मैं ठीक ठाक पहुंच गई थी। पापा जी, वो जो मरीज़ था जिसको गोलियां लगी थी न, वो? पापा जी ने उसे बोलने ही नहीं दिया। क्यों, तुझे उस मरीज की बहुत पड़ी है? अपने पापा का हाल चाल नहीं पूछा? इस रमेश का नहीं पूछा? इसे भी तो तू इतने सालों से जानती है। फिर लंबू के बारे में ही पूछ लेती, उसे भी तो तू उस मरीज से पहले से जानती है। इनके बारे में पूछ, तुझे उस 2 दिन पहले आए मरीज की बड़ी पड़ी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा जी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोले। पापा जी ठंड रखो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। आपने मुझे पूरी बात करने ही नहीं दी, यूं ही गुस्सा करने लगते हो। मैं तो आपको ये बता रही थी कि वो यहाँ पीजीआई में एडमिट है, सर्जरी के वीआईपी वार्ड में है। वो डॉक्टर विराज का दोस्त है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई है। मैं आपको ये बताने लगी थी और आप गुस्सा होने लगे। झलक बच्चों की तरह नखरे करते हुए बोली। अच्छा सॉरी, पर तूने भी मुझे उस रात के बारे में नहीं बताया जिस रात तू उसकी केयर कर रही थी। उस रात क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ पापा जी, वो तो बेहोश था और मैं बढ़कर पड़ती रही। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते हो। बेटा जी, मैं गलत नहीं सोच रहा, मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है। मैं तो उस मरीज की बात कर रहा था। वो होश में आने पर हमें पूछ रहा था कि रात को जो लड़की थी वो कहाँ गई। कह रहा था उसने मुझे पानी पिलाया, उसने मुझे लोरी सुनाई। मैंने कहा कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम्हें सपना आया होगा। अक्सर लोगों को ऐसे सपने आ जाते हैं। ये रमेश ही सारी रात यहाँ तेरी केयर कर रहा था। बेटे, मैं कोई बैकवर्ड ख्यालों का नहीं हूँ, बस मैं तुझे इसलिए रोक रहा था क्योंकि मुझे वो कुछ गलत बंदा लगा। एक तो गोलियां किसी को यूं ही कोई नहीं मारता, दूसरे उसे लेने कोई दीवान नामक बंदा आया था। वो 2 बड़ी कारें और एम्बुलेंस के साथ आया था। फिर इसने मुझे 1 लाख का चेक दिया। मेरे मना करने पर बोला, आप भी तो गरीबों की फ्री में मदद करते हैं, समझ लीजिए मैं उन्हीं की फीस दे रहा हूँ। पर मैंने उसके बनते 40,000 ही ले लिए थे। बाकी मैंने कहा कि आप एड्रेस दे दो, हमें जब ज़रूरत होगी मांग लेंगे। पता है उसने अपना नंबर तो दिया पर पता नहीं दिया। उस दीवान का एड्रेस और नंबर दे कर गया। उसने तुझे भी झूठ बोला कि वो जेई है। एक जेई के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? अगर बाप अमीर भी है तो वो जेई क्यों बनता? बस इन्हीं कारणों से तुम्हें उससे दूर रहने को कह रहा था। पापा जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी। झलक बोली। ओके कहकर डॉक्टर गिल ने फ़ोन काट दिया। झलक सोचने लगी कि ये अगम कैसा बंदा है, कितना गुंझलदार है। पापा जी से इसने मेरे बारे में पूछा, इसका मतलब इसे याद है कि मैंने इसे पानी पिलाया था, इसे लोरी सुनाई थी। पर इसे बेहोशी के कारण मेरी सूरत याद नहीं होगी। यार मैं भी पागल हूँ, उसके बारे में क्यों सोच रहे हूँ? परी सोकर उठी तो रात होने वाली थी। विराज अगम के पास बैठा बातें कर रहा था। वो उनके पास आई। विराज बोला, बेटा आप यहाँ सोने नहीं आई थी, इस मरीज की सेवा करने के लिए आई थी। बेचारे ने पानी पीना था तो नर्स को बुलाया, जबकि ये किसी लड़की को पास नहीं आने देता। पर तेरी नींद खराब न हो तो बेचारों को नर्स को बुलाना पड़ा। भैया सॉरी, मैं रात भर पढ़ती रही ना, इसलिए नींद आ गई। परी बोली। ये नाटक किसी और को दिखाना, तुम और पढ़ना। तुम्हें तो अपनी क्लास भी पता नहीं होगी कि किस क्लास में हो। रात भर पबजी खेलती हो, मुझे सब पता है। अगम बोला। परी हंस पड़ी, बोली, भैया तो क्या हुआ? पढ़ाई करके आपने क्या कर लिया जो मैं पढ़कर कर लूँगी? चल कोई बात नहीं, ऐश कर, हम भाइयों के राज में। अगम बोला। परी इस साल 12वीं में गई थी। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, पर पबजी में दिमाग बहुत तेज था। उनके घर उनका ड्राइवर खाना लेकर आया था। अगम ने परी को उसके साथ घर भेज दिया। विराज कहता कि वो रुक जाएगा उसके पास। परी के जाने के बाद अगम ने विराज को बताया।
झलक ने परी को फ़ोन किया था, उसका फ़ोन मेरे पास था। उससे बात करके ऐसा लगा मैंने उससे बात की है। वो सपने में बिल्कुल ऐसी ही थी। विराज, ये शिमला की है क्या? अरे नहीं, वो तो दिल्ली की है। 4 साल से जानता हूँ इसे, हमारे साथ ही तो पढ़ती है। एक आध बार मैं खुद इसे दिल्ली की ट्रेन में बिठा कर आया हूँ। अगर भरोसा न हो तो उससे खुद पूछ लेना, विराज बोला। विराज, अगर वो सच है तो ये भी सच है कि मैंने इसे देखा, इसे महसूस किया, इसकी आवाज़ सुनी, इसकी खुशबू आज भी मेरी सांसों में बसी है। मैं क्या करूं? क्या मैं पागल तो नहीं हो गया? तू चिंता मत कर, मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, वो न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है। हो सकता है कि तेरे दिमाग में चोट लगी है जिस कारण से ये हो रहा है। कहकर उसने फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। हेलो, हाँ क्या हाल है विराज? मैं ठीक हूँ, तू कहाँ है? मेरा एक दोस्त है, उसे चेक कर दे आकर। हाँ, VIP वार्ड में है। ठीक है, आ जा, कहकर विराज ने फ़ोन बंद कर दिया। वो अभी आ रहा है, विराज अगम से बोला। विराज, क्या ये ठीक होगा अगर उसने कह दिया कि मुझे सच में कोई प्रॉब्लम है तो? अगम सच में चिंतित था। इतने में एक गोरा चिट्टा स्मार्ट डॉक्टर आया। हेलो विराज। हेलो ईशान, ये मेरा फ्रेंड है अगम, इसी के लिए तुझे बुलाया है। ओके, क्या नाम है? अगम, बताया तो है, विराज बोला। तू जरा चुप रहेगा, मैं अपने पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सिर्फ ये बात करेगा, ईशान बोला। प्रॉब्लम क्या है? ईशान स्टूल खींचकर उसके पास बैठ गया। एक्चुअली मैं शिमला गया था, वहाँ बिजनेस राइवल्स ने मुझ पर गोलियाँ चला दी। उसके बाद मैं किसी क्लिनिक के दरवाजे पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मुझे लगा कि मुझे रात में होश आया था। मैंने पानी मांगा था, एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आ गई, उसने मुझे पानी पिलाया, फिर उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। मैंने उसके होठ ही देखे थे, उसका चेहरा नहीं देखा, उसकी लंबी चोटी देखी थी। जब मैंने पूछा कि रात में मेरे पास कौन सी लड़की थी तो वो कहते कि यहाँ कोई लड़की नहीं थी। डॉक्टर बोले कि मैंने सपना देखा होगा, फिर मैं यहाँ आया तो मैं डॉक्टर झलक से मिला। वो बिल्कुल मेरे सपने में आई लड़की जैसी थी। अब ये दिल्ली की हैं तो शिमला कैसे जा सकती हैं? डॉक्टर ईशान ने उसके सर को हाथ लगाकर सहला कर देखा, फिर आगे पीछे से देखे और बोले, मिस्टर अगम, मुझे ये बताइए, आप कभी यहाँ मीन्स इस हॉस्पिटल में पहले कभी आए हैं? जी, विराज से मिलने, इसे लेने छोड़ने कई बार आया हूँ। तो आपने वो क्या नाम बताया आपने? हाँ, वो डॉक्टर झलक को भी कभी यहाँ देखा होगा। नहीं, मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा, जितना मुझे याद है मैंने नहीं देखा। देखिए मिस्टर अगम, असल में हमारा ब्रेन कई बार हमसे बिना बताए खुद में बहुत कुछ स्टोर कर लेता है। जैसे आप जब यहाँ आए होंगे तब डॉक्टर झलक आपके पास से गुजर गई होंगी। एक बार आपने उन्हें देखा होगा पर आपको याद नहीं रहा होगा, पर आपके ब्रेन ने ये याद रखा और आपको वो बेहोशी की हालत में सपने में दिख गई। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने पिछले जन्म की कहानियाँ भी सुनी होगी, उसमें कई बार लोग अपने पुराने जन्म में मिले लोगों को भी याद कर लेते हैं। फिर वो वापस जाने लगा तो विराज उसे छोड़ने चल दिया। बाहर आकर विराज बोला, तुझे मैंने उसका शक दूर करने को बुलाया था। तुझे पिछले जन्म की बातें करने को किसने कहा था? तुझे पता नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर वो पकड़ लेता तो? पकड़ा तो नहीं ना, पर यार तुझे मानना पड़ेगा कि मैं आर्थो स्पेशलिस्ट होते हुए भी न्यूरो स्पेशलिस्ट की बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वो बात मान ही लेगा, सब तो वही कहा है जो तूने कहा था। पिछले जन्म वाली बात मैंने खुद ही सोची। अच्छा चल, तू वापस जा वरना वो शक करेगा। कहकर उसने विराज को वापस भेज दिया और खुद अपने काम पर चल दिया। विराज अंदर आया तो अगम ने उसकी तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर गए? क्या कह रहे थे? वैसे हो सकता है कि ये ठीक ही कह रहे हो सकता है मैंने उसे यहाँ पहली बार देखा हो पर ध्यान न दिया हो, और नहीं तो क्या यही हुआ होगा। तू इतनी बार तो यहाँ आया है, पक्का इसे देखा होगा, वरना यूं ही तेरे सपने में थोड़े ही आ गई होगी। अब देख, मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, अब टेंशन छोड़ दे, आराम कर, विराज बोला। अगम सोने की कोशिश करने लगा। वो झलक को याद करता करता सो गया। विभा के आने पर दोनों मेस में खाना खाने चल दी। वो मेस में आई तो मेस में काफ़ी लोग आए हुए थे। झलक बोली, विभा तूने वहाँ क्या सीखा? कुछ सीखती भी है कि विराज, या कभी अपने हैंडसम मरीज को ही देखती रहती है? अरे नहीं यार, मैं काम भी करती हूँ, पर विराज और वो हैंडसम की तो बात ही और है। पता है, जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो दिल में कुछ कुछ होता है। विभा बोली, यार तू भी किन चक्करों में पड़ी है? विराज हर लड़की को एक ही आंख से देखता है।
वो मरीज भी उसी का दोस्त है, उस जैसा ही होगा। पता नहीं तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम समझना नहीं चाहती। वो उस दिन मुझे भी उसने खुद ही बुलाया था, दोनों एक से एक फ्लर्ट हैं। मैं तो उन जैसे को देखूं भी नहीं। झलक बोली। तू ये क्या कह रही है? उनको ऐसे तो मत कह। ठीक है, पर तू भी उसके लिए ज़्यादा पागल मत हो। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, दिल लगाने नहीं। कहकर वो खाना खाने लग गई। खाना खाकर वो बाहर सैर कर रही थी। सामने से उनका क्लासमेट रोहित आ गया। वो उनके पास आकर बोला, यार विभा, तुम्हारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर विराज ने हमारे एक डॉक्टर ईशान को पता है क्या कहा? मुझे भला कैसे पता होगा? विभा बोली। वो न विराज सर का कोई दोस्त एडमिट है, उसे कोई लड़की सपने में दिखी और आज वही लड़की उसके सामने आ गई तो वो परेशान हो रहा था। तब विराज सर ने मेरे ईशान सर को न्यूरोलॉजी का डॉक्टर बताकर उसे समझाया कि ऐसा होना आम बात है। हो सकता है तुमने कभी आते जाते उस लड़की को देखा हो, वो तुम्हारे ब्रेन में बैठ गई हो तो बेहोशी के वक्त में वो तुम्हें दिख गई। उन्होंने कहा सो कहा, वो मान भी गया। कहकर रोहित हंसने लगा। इसमें गलत ही क्या है? अगर एक झूठ से किसी का भला होता है तो बोलने में बुराई ही क्या है? विभा बोली। और नहीं तो क्या, विराज सर ने ये सब उसके भले के लिए किया। तुम्हें ये नहीं दिखा कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए ये सब किया? झलक बोली। अरे सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे लगा कि तुम लोग सुनकर हंसोगी कि एक ऑर्थो डॉक्टर को न्यूरो डॉक्टर बना दिया। विराज सर ने तो दोस्ती के लिए सब किया, दोस्ती के लिए तो कुछ भी। हाँ, वैसे ये तो फनी है कि एक ऑर्थो डॉक्टर को न्यूरो डॉक्टर बना दिया। अच्छा सुन, अब औरों को मत बताना। कहीं गलती से भी विराज सर को पता लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं। विभा बोली। ठीक है यार, किसी से नहीं कहूँगा। तुम भी विराज सर को मत बताना। रोहित बोला। ओके, अब जा, तेरी मेस बंद हो जाएगी। झलक बोली। रोहित चला गया। रोहित के जाने के बाद विभा ने झलक से पूछा, ये सपने वाली लड़की तू है क्या? ये क्या चक्कर है? हाँ, उस दिन इसे आधी रात को होश आया था। उसने पानी मांगा था, फिर मैंने उसे लोरी सुनाकर सुला दिया था। फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं तो यहाँ आ गई थी। इसने होश आने पर पापा जी से मेरे बारे में पूछा था। उन्होंने इसे कह दिया कि यहाँ कोई लड़की ही नहीं थी। उन्होंने ही इसे कहा कि इसने सपना देखा होगा और वो मान गया। वो बेचारा ऐसा ही है। यहाँ विराज ने इसे ये सब कह दिया, अब ये वो भी मान गया। मुझे तो इस बेचारे पर तरस आ रहा है। झलक बोली। ओए होए, तरस आ रहा है? देखना कहीं प्यार न हो जाए। ऐसे ही प्यार हो जाता है। वैसे वो है भी इसी लायक कि उससे प्यार किया जाए। सच बताऊं, अगर मैं तेरी जगह होती तो मुझे उससे प्यार हो जाता। विभा बोली। मुझे नहीं होता प्यार बार, तरस तो मुझे कितनों पे आता है, पर कभी उनसे प्यार नहीं हुआ। झलक बोली। ऐसे ही बातें करते करते वो अपने रूम में आ गई। फिर दोनों अपना पढ़ने बैठ गई। झलक उसके बारे में सोचने लगी, क्या मैं उसे जाकर बता दूं? नहीं, पापा जी ने मना किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ? वो जो भी करे, वो जो भी सोचे। अगली सुबह अगम उठा तो रूम में विराज के साथ एक नर्स भी थी। नर्स ने उसे देखकर कहा, सर ये उठ गए हैं, कैसा फील हो रहा है? विराज ने अगम से पूछा। कुछ अकड़ाव तो है, बाँह में दर्द हो रहा है। अगम ने बाँह हिलाते हुए कहा। ये तो कुछ दिन तक रहेगा ही, तुम जितना हो सके रेस्ट करो। उसने नर्स को दवाई समझाई। नर्स के जाने के बाद विराज बोला, अगम मैंने वार्ड राउंड पर जाना है, नर्स से कह देता हूँ, वो तुम्हें ब्रश करा देगी और ब्रेकफास्ट भी करा देगी। वो बाहर निकला तो सामने से विभा और झलक आ रही थी। विभा उसे देखकर बोली, सर आज झलक का ऑफ है, मैं इसे यहाँ ले आई, हमने साथ बैठकर थीसिस बनाना है। फिर उसने अगम के बारे में पूछा, अब कैसी तबीयत है उसकी? विराज ने झलक से कहा, झलक अब आ ही गई हो तो प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, मैंने राउंड पर जाना है, तुम मेरे लिए मेरे आने तक अगम की केयर कर सकती हो? झलक ने विभा की तरफ देखा। उसने विभा से कहा था कि वो कमरे में बैठकर थीसिस बना लेगी, पर विभा जिद करके अपने साथ बैठकर थीसिस बनवाने के लिए मना लिया। विभा ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर कहा, झलक मैंने भी सर के साथ जाना है, नहीं तो मैं जाकर अगम जी का केयर कर लेती, प्लीज़ तू चली जा। तब झलक ने ओके कह दिया। विराज और विभा उसी वक्त निकल गए। झलक अंदर कमरे में आई तो अगम ने उसे देखा, फिर आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि मुझे यूं ही दिख रहा है। झलक उसके पास आकर बोली, जी आपको कुछ हेल्प चाहिए? जी। अगम की उसे देखकर बोलती बंद हो गई। वो हैरान हो गया कि ये यहाँ कैसे? मुझे विराज सर ने कहा है आपकी केयर करने को, इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई हेल्प चाहिए? झलक उसकी हैरानी को भांपती हुई बोली।
जी वो तो कह रहा था कि किसी नर्स को भेजेगा, आप यहाँ कैसे? आपकी ड्यूटी नहीं है आज? अगम ने पूछा। जी आज ऑफ है, विभा मुझे अपने साथ ले आई, हमने थीसिस बनाना था। अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं नर्स को बुला देती हूँ, झलक बोली। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, अगम बोला। ब्रेकफास्ट खिलाऊं? झलक ने पूछा। जी मैंने पहले ब्रश करना है, आप पानी और ब्रश ला दीजिए बस, अगम बोला। झलक उसका ब्रश उसके बताए बैग से निकालने लगी। अगम बिना आँख झपकाए उसे देखे जा रहा था। झलक उसके पास गई और उसे आराम से बिठाया, फिर उसने उसे ब्रश करवाया। लाइए मैं खुद कर लूँगा, अगम बोला। आपकी बाँह दुख जाएगी, जब तक जख्म भर नहीं जाता बाँह को हिलाइए मत। वो टिक कर बैठ गया और उसे ब्रश करने दिया। ब्रश के बाद वो अपने हाथ में पानी भरकर उसके होठों को लगाया तो वो एकदम से काँप गया। आज तक उसने किसी लड़की को छुआ नहीं था और झलक का हाथ उसके होठों को छू गया। उसकी धड़कन बढ़ गई और सांसें तेज हो गई। जब वो उसका मुंह धोने लगी तो उसने पानी लेकर खुद ही मुंह धोना चाहा, लेकिन उसकी बाँह हिलने से उसे तेज दर्द हुआ और वो दर्द से करा उठा। झलक ने एकदम से पानी साइड टेबल पर रखा और उसकी बाँह पकड़ते हुए बोली, आपको कितनी बार समझाया है कि हिलिए मत, जख्म खुल जाएगा, पर आप मानते कहाँ हो। मैं जब कर रही हूँ तो टिक नहीं सकते क्या? अब हो गया ना दर्द, आप बहुत जिद्दी हो। अगर जिद ना करते तो कब के ठीक हो जाते, झलक गुस्से में बोलती चली गई। अगर ठीक हो जाता तो आपसे कैसे मिलता, अगम के मुंह से अचानक निकल गया। उसकी बात सुनकर झलक बोली, आप लड़कों को बस ये डायलॉगबाजी ही आती है, मुझसे मिलना न मिलना एक बराबर है, मैं यूं ही आप जैसी की बातों में नहीं आती। वो टॉवेल गीला करके उसका मुंह पोंछने लगी। उसने बच्चों की तरह उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसने पूछा, क्या आप सबकी ऐसे ही केयर करती हैं? क्या इसी तरह औरों का मुंह भी साफ करती हैं? जी नहीं, ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए नर्स है। ये तो मुझे डॉक्टर विराज ने कहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे पेशेंट की केयर में ये भी आता है। आप ये मत समझना कि मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, झलक चिढ़कर बोली। फिर वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। अगम मुस्कुरा दिया। वो उसे देखकर कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुस्कुराता रहा। झलक ने उसकी तरफ देखकर पूछा, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मैंने कोई जोक सुनाया है? अगर ऐसा ही है तो मैं जा रही हूँ, किसी नर्स को भेज देती हूँ। नाराज होकर झलक जाने लगी तो अगम ने उसकी बाँह पकड़कर खींच लिया। अचानक खींचे जाने से वो अपना संतुलन खो बैठी और घूमकर उस पर आ गिरी। अगम ने दर्द से हाँ भरी। झलक उसके सीने पर गिरी थी। बैठा हुआ अगम भी पीछे को गिर गया। अगम तो एकदम सुन्न हो ही गया था। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। भला जरा सा हाथ पकड़ने से भी कोई गिरता है? वो अक्सर दादी के सीरियल्स में आते ऐसे सीन को नकली बताता था। कहता था ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों टकराएं और हीरोइन हीरो की गोद में गिरे। आज उसे ऐसा लग रहा था, हाँ सच्ची ऐसा भी हो सकता है। ओह सॉरी सॉरी, मैं गलत समय में आ गया। लगे रहो तुम लोग, मैं बाद में आता हूँ। विराज अंदर आया तो वो सामने का सीन देख कर बोला, आ जाइए डॉक्टर विराज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, झलक विराज से बोली। फिर अगम की तरफ देख कर बोली, आप अपने आप को समझते क्या हो? आपने मेरा हाथ पकड़ा कैसे? बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो आप। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरे साथ ये कर रहे हैं। अगम को लगा कि उससे गलती हो गई। वो कुछ बोलता, झलक गुस्से में विराज से बोली, सर आपके कहने पर मैंने इनकी केयर की, लेकिन ये इस लायक नहीं है। इन्होंने बिना बताए मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने की बात याद आते ही वो फिर से अगम पर भड़क पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आपको पता है कि मैं किसी से सीधे मुँह बात भी नहीं करती, और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। समझ क्या रखा है आपने मुझे? एक मिनट डॉक्टर झलक प्लीज़, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। बात क्या हुई? जहाँ तक मैं अगम को जानता हूँ ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसकी जगह तुम मुझे कहती तो मैं मान भी जाता, पर यह लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता है। क्या अगम कभी यह जान पाएगा कि झलक ही वह लड़की है जिसकी एक झलक मिलते ही अगम का चैन सुकून सब खो गया था? क्या विराट झलक की गलतफहमी दूर कर अगम और झलक की दोस्ती करवा पाएगा? आखिर डॉक्टर गिल झलक को हमेशा लड़कों से दूर रहने को क्यों कहते हैं? इसके पीछे का राज क्या है? जब अगम को झलक की असलियत के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अगम और झलक का नोक-झोंक भरा रिश्ता किस ओर जाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, और भी मज़ेदार और बहुत सारे सस्पेंस मोड के साथ। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।